हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभ लक्ष्य। अभी हम लोग राजपूत राजवंशों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश और गढ़वाल वंश के बारे में पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम राजपूत राजवंशों के आगे के वंशजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं राजपूत राजवंश के आगे के वंशों के बारे में। तो अगला जो राजपूत राजवंश है वह है परमार वंश। परमार वंश की बात करें तो परमार वंश का जो क्षेत्र विस्तार था वह मालवा वाले क्षेत्र में था। परमार वंश का विस्तार हमें मालवा वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। परमार वंश की बात करें तो इनका सबसे पहला इंपॉर्टेंट शासक था वह था उपेंद्र राज। उपेंद्र राज को कृष्ण राज के नाम से भी जानते हैं। तो इसका दो नाम है, एक तो कृष्ण राज और एक है उपेंद्र राज। उपेंद्र राज परमार वंश का संस्थापक था। उपेंद्र राज परमार वंश का संस्थापक था और इसने एक लेख लिखवाया, उदयपुर लेख, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो कृष्ण राज यानी उपेंद्र राज से हमें दो बातें याद रखनी है। पहला तो यह परमार वंश का संस्थापक था और दूसरा इसने एक लेख लिखवाया, क्या? उदयपुर का लेख। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। देखिए क्या है? उदयपुर। एक और है क्या? उदयपुर। कौन सा? ये एक उदयपुर है इस तरह का। उदयपुर, उदयपुर। उदयपुर आपका राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान वाला क्षेत्र में, आरजे राजस्थान। और उदयपुर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कंफ्यूजन ना करें, उदयपुर ना समझें। क्या है? उदयपुर। कृष्णराज यानी उपेंद्र राज क्या है? परमार वंश का संस्थापक, फाउंडर, और इसने उदयपुर लेख लिखवाया मध्य प्रदेश में। उपेंद्र राज के बाद अगला परमार वंश का जो शासक था वह था सियक द्वितीय। सियक द्वितीय की बात करें तो यह परमार वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो परमार वंश से यहाँ दो तरह के सवाल बनेंगे। पहला सवाल कि परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज या फिर कृष्ण राज। लेकिन जब सवाल बनेगा कि परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो इसका आंसर हो जाएगा सियक द्वितीय। आगे बात करते हैं तो सियक द्वितीय के बाद परमार वंश का जो अगला इंपॉर्टेंट शासक था वह था राजा मुंज। इसे वाकपति द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण राज को उपेंद्र राज के नाम से जानते हैं उसी प्रकार से राजा मुंज को वाकपति द्वितीय के नाम से जानते हैं। इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण बात है? तो इन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का नाम था मुंज प्रतिदेश। राजा मुंज ने अपने ही नाम पे एक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का नाम था मुंज प्रतिदेश। पुस्तक का नाम याद रखना बिल्कुल भी आसान होगा क्योंकि इसके ही नाम पे है, मुंज प्रतिदेश। लेकिन यह पुस्तक किस विषय की थी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसने भूगोल की पुस्तक की रचना की। यह क्या थी? एक ज्योग्राफी की पुस्तक थी जिसका नाम था मुंज प्रतिदेश और यह भूगोल की पुस्तक थी। इसकी रचना वाकपति द्वितीय ने की, जिसे राजा मुंज के नाम से भी जानते हैं। और क्या महत्वपूर्ण बात है, तो इनके यहाँ कवि हमें देखने को मिलते हैं। इनके दरबार में दो महत्वपूर्ण कवि, पहला थे पद्मगुप्त और दूसरा थे धनंजय। पहला पद्मगुप्त और दूसरा धनंजय। तो राजा मुंज से हमें दो बातें याद रखनी है। पहला कि इसने एक भूगोल की पुस्तक की रचना की और उसका नाम अपने ही नाम पे रखा, मुंज प्रतिदेश। दूसरा, इनके दरबार में हमें दो महत्वपूर्ण कवि देखने को मिलते हैं। पहला था पद्मगुप्त और दूसरा था धनंजय। कौन था? धनंजय। यहाँ से कई बार सवाल देखने को मिलते हैं कि पद्मगुप्त और धनंजय ये किनके दरबारी कवि थे? तो राजा मुंज के या फिर वाकपति द्वितीय के, जो परमार वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। मुंज के बाद जो अगला परमार वंश का महत्वपूर्ण शासक होता है वह होता है भोज परमार यानी राजा भोज। इसे भोज परमार भी कहते हैं या फिर राजा भोज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या काम किया? तो इनसे हमें चार महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। पहला तो ये परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। भोज परमार यानी राजा भोज परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ? चित्तौड़ राजस्थान। यानी राजस्थान के चित्तौड़ में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया। उस मंदिर का नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। किसने करवाया? राजा भोज ने करवाया, यानी भोज परमार ने करवाया। इन्होंने
एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का नाम था सरस्वती कंठाभरण। क्या? सरस्वती कंठाभरण नामक एक पुस्तक की रचना की थी भोज परमार ने। और यह पुस्तक क्या? म्यूजिक का पुस्तक था। इसमें संगीत लिखा हुआ था, गीत लिखा हुआ था। सरस्वती कंठाभरण। और सरस्वती मंदिर का भी निर्माण इसने करवाया। किसने? भोज परमार ने। कहा? धार, मध्य प्रदेश। धार को धारा नगरी भी कहा जाता है। धारा नगरी क्या थी? तो परमार वंश की राजधानी थी। धारा नगरी परमार वंश की राजधानी थी और यहीं पे सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया भोज परमार ने। तो भोज परमार से हमें 4 बातें याद रखनी है। पहला, इन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़ राजस्थान में। यह सबसे शक्तिशाली शासक था। किस वंश का? तो परमार वंश का। और इसने एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का नाम था सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। भोज परमार सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक की रचना की थी और यह पुस्तक संगीत की पुस्तक थी, म्यूजिक की पुस्तक थी। साथ ही साथ सरस्वती मंदिर का भी इसने निर्माण करवाया था धारा नगरी में, यानी अपनी राजधानी में, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से हमें भोज परमार के बारे में समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। भोज परमार के बाद अगला शासक परमार वंश का, वो था यशोवर्मा। यशोवर्मा के बारे में एक ही बात याद रखना है कि यह परमार वंश का अंतिम शासक था, लास्ट रूलर था। तो परमार वंश से हमें इतनी सारी बातें समझ में आ गई। सबसे पहला तो परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशोवर्मा था। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो कृष्णराज था, यानी उपेंद्र राज। कृष्णराज को ही उपेंद्र राज कहते हैं। और परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो शीयक द्वितीय था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने परमार वंश के बारे में बात कर ली। अब आगे हम लोग बात करते हैं अगले राजपूत राजवंश की, और वो है चालुक्य वंश। यहाँ देखिए क्या है? चालुक्य वंश। एक था चालुक्य वंश जो हम लोग दक्षिण भारत के राजवंश में पढ़े थे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? राजपूत राजवंश। तो राजपूत राजवंश में हम लोग पढ़ रहे हैं चालुक्य वंश। इसे सोलंकी वंश भी कहते हैं और क्या कहते हैं? चालुक्य वंश कहते हैं। लेकिन कौन से? गुजरात के चालुक्य वंश। अगर यहाँ गुजरात के को हटा दें तो सिर्फ चालुक्य वंश हमें दिखेगा। अब चालुक्य वंश सिर्फ दिखेगा तो हम कंफ्यूज करेंगे क्या कि ये कौन से चालुक्य वंश की बात हो रही है, राजपूत राजवंश वाले या फिर दक्षिण भारत के राजवंश वाले। लेकिन जब इसमें गुजरात के हो गया तो क्या हो गया? गुजरात के चालुक्य वंश यानी राजपूत राजवंश की बात हो रही है। अगर बेंगी के चालुक्य वंश, बादामी के चालुक्य वंश होगा तो वे दक्षिण भारत के राजवंश की बात होगी। तो इसे क्या क्या कहा जाता है? सबसे पहला चालुक्य वंश। अगर सिर्फ चालुक्य वंश आएगा तो क्या समझेंगे? राजपूत राजवंश। अगर चालुक्य वंश आ गया तो इसमें गुजरात के लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। तब समझ में आएगा कि राजपूत राजवंश की बात हो रही है। गुजरात के लगाएंगे तो गुजरात के चालुक्य वंश, और अगर गुजरात के नहीं लगाना है तो फिर ये क्या होगा? चालुक्य ना होके चालुक्य वंश कहलाएगा, चालुक्य वंश। और साथ ही साथ इसे क्या कहते हैं? सोलंकी वंश। ठीक है, तो इसको 3 नामों से जाना जाता है, चालुक्य वंश, सोलंकी वंश और गुजरात के चालुक्य वंश। इसका नाम अगर इस तरह दिखेगा तो गुजरात के आएगा, इसका नाम इस तरह से नाम दिख के इस तरह दिखेगा तो गुजरात के नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इस वंश की हम लोग बात करते हैं। तो इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो मूलराज प्रथम इस वंश के संस्थापक थे, सोलंकी वंश के। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी अनहिलवाड़, गुजरात। यानी जो सोलंकी वंश था इसका साम्राज्य विस्तार हमें कहाँ देखने को मिलता है? गुजरात में देखने को मिलता है। इसकी राजधानी कहाँ थी? अनहिलवाड़ में थी, जो गुजरात में स्थित है। और इसका संस्थापक कौन था? फाउंडर कौन था? तो मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम जब सोलंकी वंश का राजा था, शासक था, उस समय एक राजा का आक्रमण होता है, विग्रह राज द्वितीय। विग्रह राज द्वितीय आक्रमण करता है कहाँ पे? सोलंकी वंश में। उस समय शासक कौन होता है? तो मूलराज प्रथम। तो जब सोलंकी वंश का शासक मूलराज प्रथम होता है, उस समय मूलराज प्रथम के शासन काल में सोलंकी वंश में एक राजा का आक्रमण हमें देखने को मिलता है और वह राजा का नाम था विग्रह राज द्वितीय। अब सवाल होगा कि विग्रह राज द्वितीय किस वंश का राजा था? तो यह था चौहान वंश का राजा। किस वंश का? चौहान वंश का राजा। तो
मूलराज प्रथम के शासन काल में सोलंकी वंश में आक्रमण होता है चौहान वंश के राजा विग्रहराज द्वितीय का, और इस आक्रमण में मूलराज प्रथम हार जाता है और विग्रहराज द्वितीय जीत जाता है। और विग्रहराज द्वितीय जीतने के बाद गुजरात का एक जगह है भड़ोच, वहां पे आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाता है। तो हमें मूलराज प्रथम से एक ही बात हमें समझ में आई, क्या? विग्रहराज द्वितीय का आक्रमण हमें देखने को मिलता है कहां पे? मूलराज प्रथम के शासन काल में सोलंकी वंश में, और इसमें मूलराज प्रथम हारता है और विग्रहराज द्वितीय जीतता है, जो चौहान वंश का राजा होता है। और जीतने के बाद गुजरात के भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाता है। यहाँ से हमें यह बात समझ में आ गई। साथ ही साथ हमें यह भी समझ में आया कि मूलराज प्रथम सोलंकी वंश का संस्थापक था। अब मूलराज प्रथम के बाद जो अगला महत्वपूर्ण शासक होता है सोलंकी वंश का, वह था भीम प्रथम। भीम प्रथम की बात करें तो इनके शासन काल में महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में, कब? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। जब भीम प्रथम का शासन काल था गुजरात वाले क्षेत्र में यानी सोलंकी वंश में, उस समय इनके शासन काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटता है। वो क्या? तो महमूद गजनवी आक्रमण कर देता है सोमनाथ मंदिर में। महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर में 17 बार आक्रमण करता है। कितना बार? 17 बार। और भीम प्रथम के शासन काल में इसका जो आक्रमण होता है वह 17वां आक्रमण होता है, यानी आखिरी वाला आक्रमण होता है। इस आक्रमण के बाद सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। कौन? महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। जो 1025 ईस्वी में जो आक्रमण होता है सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के द्वारा। तो यहाँ से कई बार सवाल देखने को मिलता है कि महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके शासनकाल में करता है? तो किसके? भीम प्रथम के शासनकाल में करता है। भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी, और यह आक्रमण आखिरी वाला आक्रमण होता है, लास्ट आक्रमण होता है, यानी 17वां आक्रमण होता है। भीम प्रथम से हमें एक और बात याद रखना है कि भीम प्रथम दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाता है, और यह किसके द्वारा करवाता है? तो अपने सामंत बिमल शाह। अपने सामंत बिमल शाह के द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाता है भीम प्रथम। कहाँ करवाता है? माउंट आबू राजस्थान में करवाता है। राजस्थान की बात करें तो अरावली पर्वत जानते हैं, अरावली पर्वत में ही है माउंट आबू। अरावली पर्वत का एक पर्वत श्रृंखला है माउंट आबू, उसी में दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण हुआ है, जो किसने करवाया है? भीम प्रथम ने करवाया है। किस वंश का शासक है? सोलंकी वंश का शासक है। और किसके द्वारा करवाया? तो अपने सामंत की मदद से, विमल शाह इनका सामंत था, इनकी मदद से दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो भीम प्रथम से हमें ये दो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। पहला, जो सबसे आखिरी वाला सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण किया महमूद गजनवी, वह भीम प्रथम के शासनकाल में किया 1025 ईस्वी में। और दूसरा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया अपने सामंत बिमल शाह के सहयोग से, अपने सामंत बिमल शाह के मदद से। और कहाँ पे करवाया? तो माउंट आबू राजस्थान में करवाया। माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो अरावली पर्वत में स्थित है। अरावली पर्वत का एक पर्वत श्रृंखला है। भीम प्रथम के बाद अगला सोलंकी वंश का जो महत्वपूर्ण शासक होता है वह होता है मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसके शासन काल में मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है। कब? 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है गुजरात में, और गुजरात को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है मोहम्मद गौरी। इसके शासनकाल में, मूलराज द्वितीय के शासनकाल में। मूलराज सेकंड जो है, इसके शासनकाल में मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है गुजरात पे, और गुजरात को पूरा नष्ट कर देता है। कब आक्रमण करता है? तो 1178 ईस्वी में आक्रमण करता है। मूलराज द्वितीय के बाद आक्रमण किया, बर्बाद कर दिया पूरा गुजरात को। लेकिन फिर भी इसके बाद एक और राजा हमें देखने को मिलता है सोलंकी वंश में, और वह था भीम सेकंड, भीम द्वितीय। भीम प्रथम सोमनाथ मंदिर वाला आक्रमण, भीम सेकंड की बात करते हैं। तो भीम सेकंड सोलंकी वंश का अंतिम शासक होता है। भीम द्वितीय सोलंकी वंश का अंतिम शासक होता है, और इसके शासन काल में कुतुबुद्दीन ऐबक आक्रमण करता है 1195 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये जो मोहम्मद गौरी है, जब मूलराज द्वितीय जब शासन कर रहा था सोलंकी वंश में, तो मोहम्मद गौरी आक्रमण किया।
अब मोहम्मद गौरी आक्रमण करके चला गया, गुजरात को तबाह किया, चला गया, और किसको छोड़ गया? अपना गुलाम को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, कि देखो अब तुम यहाँ तुम संभालो, मेरा काम हो गया, हम निकले। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक वहीं रह गया गुजरात वाले क्षेत्र में। इसके बाद, इसके खत्म होने के बाद भीम द्वितीय बन जाता है सोलंकी वंश का शासक, और इसके और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच लड़ाई झगड़ा होते रहता है, लेकिन अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक भीम द्वितीय को पराजित कर देता है आक्रमण करके, और यहाँ से सोलंकी वंश का समापन हो जाता है। तो इस प्रकार से भीम द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गुजरात के चालुक्य वंश, सोलंकी वंश या फिर चालुक्य वंश को भी हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद आगे बात करते हैं अगले राजपूत राजवंश की। अगला राजपूत राजवंश है जेजाक भुक्ति का चंदेल राजवंश। जेजाक भुक्ति का चंदेल राजवंश अगला राजपूत राजवंश। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं जेजाक भुक्ति के बारे में कि जेजाक भुक्ति का वर्तमान में जो क्या नाम है। वर्तमान में नाम है बुंदेलखंड। सबसे पहला सवाल तो यहीं से बनता है कि जेजाक भुक्ति का वर्तमान नाम क्या है? बुंदेलखंड। या फिर बुंदेलखंड किसका वर्तमान नाम है? जेजाक भुक्ति का। या फिर सवाल बनता है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? जेजाक भुक्ति। या फिर जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? तो बुंदेलखंड। इस तरह के कई तरह के घुमा फिरा के सवाल हमें देखने को मिलते हैं। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश का संस्थापक था नन्नुक। कौन था? नन्नुक। और इस वंश की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर थी, जो महोबा में स्थित है, कालिंजर महोबा। और बाद में इसकी राजधानी खजुराहो हो जाता है। और खजुराहो कौन करता है? राजा धंग। राजा धंग होता है, एक राजा होता है इस वंश का, वो कालिंजर से स्थानांतरित कर लेता है राजधानी को खजुराहो में। तो इस प्रकार से यहाँ हमें ये बात समझ में आ गई। अब नन्नुक के बाद जो अगला महत्वपूर्ण शासक होता है चंदेल राजवंश का, वह होता है यशोवर्मन। यशोवर्मन। यशोवर्मन चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। और इसने क्या काम किया? तो इसने खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। यशोवर्मन जो होता है वह क्या करता है? तो प्रतिहार वंश का जो राजा होता है देवपाल, उस पर आक्रमण करता है। और उस पर आक्रमण करने के बाद वहां से क्या करता है? एक विष्णु की प्रतिमा को प्राप्त करता है। कौन? यशोवर्मन। और उसी प्रतिमा को लेकर खजुराहो में एक प्रसिद्ध विष्णु का मंदिर बनवाता है। तो यशोवर्मन से हमें दो बातें याद रखनी है। सबसे पहला तो ये सबसे प्रतापी शासक होता है चंदेल राजवंश का। दूसरा कि यशोवर्मन खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाता है। यशोवर्मन के बाद चंदेल राजवंश का अगला शासक होता है राजा धंग। ये वही राजा धंग, कौन? जो राजधानी को स्थानांतरित करता है। तो राजा धंग की बात करें तो इसने प्रयाग में अपना प्राण त्याग दिया था। पहला इंपॉर्टेंट बात कि राजा धंग जो था यह खुद ही अपना प्राण त्याग कर देता है, गंगा यमुना के संगम पे यानी प्रयाग वाले क्षेत्र में अपना प्राण को त्याग कर देता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या करता है कि कंदारिया का महादेव का मंदिर का निर्माण करवाता है। तो राजा धंग से भी हमें दो बातें याद रखनी है। पहला कि प्रयाग में अपना प्राण को त्याग देता है, दूसरा कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है। और खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? यशोवर्मन। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? तो राजा धंग। अब राजा धंग के बाद अगला जो चंदेल राजवंश का शासक था वह था कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन से हमें एक ही बात याद रखना है कि कीर्तिवर्मन अपने शासन काल में महोबा के निकट एक जलाशय का निर्माण करवाता है। क्या करवाता है? एक जलाशय का निर्माण करवाता है। और इस जलाशय का नाम रखता है कीर्ति सागर। क्या? कीर्ति सागर नाम है राजा का। कीर्तिवर्मन जलाशय का निर्माण करवाया, उसका नाम क्या रखा? कीर्ति सागर। अपने नाम से ही मिलता जुलता नाम। कीर्ति सागर का निर्माण किसने? कीर्तिवर्मन ने करवाया। क्या है ये? तो ये एक जलाशय है। कहाँ पे? महोबा के निकट में इसका निर्माण करवाया। तो कीर्तिवर्मन भी हो गया। अब कीर्तिवर्मन के बाद अगला जो चंदेल राजवंश का शासक था वह था परमर्दी देव। परमर्दी देव के शासन काल में हमें दो महत्वपूर्ण सेनानायक देखने को मिलते हैं और वे थे आल्हा उदल। आल्हा उदल। कई बार यहाँ से सवाल बनता है कि आल्हा उदल नामक दो सेनानायक किनके दरबार में हमें देखने को मिलते हैं? तो वे थे परमर्दी देव, राजा परमर्दी देव। और राजा परमर्दी देव किसके वंश के हैं? तो ये चंदेल राजवंश के हैं, जेजाक भुक्ति के चंदेल राजवंश के। और आल्हा से रिलेटेड ही एक लिखा हुआ था पुस्तक आल्हा खंड, और इसकी रचना किसने की थी? तो जगनीक ने की थी। जगनीक। आल्हा खंड की रचना जगनीक ने की थी। तो परमर्दी देव से भी हमें दो बातें याद रखनी है। पहला कि इनके दरबार में हमें दो सेनानायक देखने को मिलते हैं। कौन से? आल्हा उदल। आल्हा उदल। और इसी से रिलेटेड एक पुस्तक की रचना हुई आल्हा खंड। आल्हा खंड।
और इसकी रचना किसने की? जगनीक ने की। जगनीक नामक व्यक्ति ने, जगनीक नामक लेखक ने आलाखंड की रचना की। अब आगे बात करते हैं अगले वंश की। यहाँ तो हम लोगों ने चंदेल राजवंश को कंप्लीट कर लिया। अब आगे बात करते हैं अगले वंश तोमर वंश की। तोमर वंश की बात करें तो इसमें हमें सिर्फ एक ही बात याद रखना है, इसमें एक राजा थे अनंगपाल। तोमर वंश में एक राजा थे अनंगपाल। अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक कहा जाता है। यहाँ से कई बार सवाल देखने को मिलती है कि दिल्ली का संस्थापक कौन था? अनंगपाल। अनंगपाल किस वंश से संबंधित है? तो तोमर वंश से संबंधित है। और तोमर वंश का साम्राज्य का विस्तार भी मालवा वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं अगला राजपूत राजवंश, और वो है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश से भी हमें दो बातें याद रखनी है। पहला तो हमें राणा कुंभा को याद रखना है। सिसोदिया वंश के राजा राणा कुंभा, उसने क्या किया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़ में। राणा कुंभा जितना भी युद्ध लड़ता था, जितना भी वह लड़ाई लड़ा, जीता, तो अपने जीत के उपलक्ष्य में, अपने विजय के उपलक्ष्य में, उसके खुशी में एक स्तंभ का निर्माण करवाया, और वह स्तंभ था विजय स्तंभ, और इसका निर्माण चित्तौड़ में करवाया। तो ये हमें सिसोदिया वंश से याद रखना है। दूसरा तो सिसोदिया वंश के एक और राजा थे राणा सांगा। तो राणा सांगा के शासनकाल में हमें खतौली का युद्ध देखने को मिलता है 1518 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको 1517 भी मिलेगा। कुछ किताबों में खतौली का युद्ध 1517 दिया हुआ है कि 1517 में हुआ था, और कुछ किताबों में 1518 में हुआ है, ऐसा दिया हुआ था। तो खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी या फिर 1517 ईस्वी, दोनों याद रखिए। कुछ किताबों में 1517 दिया है, कुछ में 1518 भी दिया है। जो आएगा एग्जाम में उससे आप पिक कर लीजिएगा। तो खतौली का युद्ध आपका राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। तो राणा सांगा सिसोदिया वंश से संबंधित थे, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच एक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? खतौली का युद्ध। कब? तो 1518 ईस्वी में, या फिर इसे 1517 ईस्वी, कुछ किताबों में दिया हुआ है। तो 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हमें देखने को मिलता है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें राणा सांगा जीतता है। क्या होता है? इसमें राणा सांगा जीतता है। सिसोदिया वंश भी मेवाड़ वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध था, तो राणा सांगा इसमें जीत जाता है खतौली के युद्ध में। तो सिसोदिया वंश से भी हमें दो बातें याद रखनी है। पहला तो राजा राणा कुंभा की बात, क्योंकि उसने विजय स्तंभ की स्थापना की थी चित्तौड़ में। दूसरा राणा सांगा, क्योंकि इसके शासनकाल में एक युद्ध हुआ था खतौली का युद्ध, और यह युद्ध हमें राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच देखने को मिलता है 1518 ईस्वी में। कुछ किताबों में से 1517 ईस्वी भी कहा गया है, और यह युद्ध में राणा सांगा जीतता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सिसोदिया वंश को भी कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने राजपूत राजवंश को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। राजपूत राजवंश से एग्जाम में जहां से सवाल बन सकते हैं उन सारे टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ लिया है, और इस प्रकार से राजपूत राजवंश का सारा टॉपिक हमें क्लियर कर लिए। मतलब सारा टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, और इस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। प्राचीन भारत हमारा कंप्लीट हो गया राजपूत राजवंश की समाप्ति के साथ। अब हम लोग आगे मध्यकालीन भारत की बात करेंगे, मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।